नमस्कार। कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, इसके पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने देखा भारत निर्वाचन आयोग, फिर उसके बाद हमने राज्य निर्वाचन आयोग और साथ में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। उसके बाद हमने राज्य लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में देखा। अब हम जो हमारा मध्य प्रदेश का प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, उसका जो यूनिट 10 है, उसका जो पॉइंट नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 है, अध्याय की अगर कह दें तो अध्याय 5 जो है यूनिट 10 का पॉइंट 5 जो है वो कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखें, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको कहा जाता है। कंट्रोलर इंग्लिश में इसको स्पेलिंग में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जब हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि हम भारत के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं, इसलिए CAG का फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये आप लोगों देख रहे हैं आप। तो आइए हम पढ़ते हैं। अब आज किसके बारे में डिटेल में देखेंगे? CAG के बारे में कि इसकी क्या संवैधानिक व्यवस्था है, इसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, इसका क्या कार्य है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, इन सब के बारे में विस्तार से डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का हमारा आयाम क्या होगा, किन चीज़ों को हम कवर करेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, उस पे आप नज़र डालें एक बार और उसके बाद हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनके बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। आइए, कहते हैं ये संवैधानिक निकाय है। हम अभी तक जितने भी आयोग हमने पढ़ा वो संवैधानिक निकाय थे। हमने संवैधानिक निकाय की क्या व्यवस्था है, किसके तहत संवैधानिक निकाय कहा जाता है किसी आयोग को, इसके बारे में हमने चर्चा करी। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संवैधानिक निकाय क्यों है, संवैधानिक निकाय क्या होता है, तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG के बारे में बात की गई है, हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात की गई है। और जो ये अनुच्छेद है वो 148, वो भाग 5 जिसमें संघ की बात की गई है, उसमें अध्याय 5 से जो आर्टिकल हैं 148 से 151 तक, उनमें इसका वर्णन किया गया है। तो आप ये जानते हैं कि संवैधानिक निकाय वह निकाय होते हैं जिनका हमारे भारतीय संविधान के किसी विशेष भाग या किसी विशेष अनुच्छेद में वर्णन किया गया हो। हम पढ़ेंगे क्या क्या इसके बारे में, वो आप देखें। पृष्ठभूमि इसकी क्या रही उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे इसके परिचय के बारे में, वर्तमान में इसकी क्या संरचना है उसके बारे में, महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम समझेंगे कि संविधान में कहाँ किन अनुच्छेदों के तहत इसका वर्णन है, क्या इसकी संवैधानिक व्यवस्था है। CAG की स्वायत्तता के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे CAG की कार्य व शक्तियाँ, क्योंकि कोई भी आयोग हो वो एक कार्य के लिए गठित किया जाता है, उसकी अपनी शक्तियाँ होती हैं, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पॉइंट नंबर 6 में मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय के बारे में, क्योंकि हम मध्य प्रदेश PSC की तैयारी कर रहे हैं तो हम इसके बेसिक फैक्ट भी लेके साथ में चलेंगे और समझते चलेंगे, उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आपके मध्य प्रदेश के बारे में भी पूछ लेता है कि इसके कार्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, इन सब के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनकी भी चर्चा कर लेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, जो हमारे CAG से संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए इसका जो पृष्ठभूमि क्या रही,
क्योंकि हमारा जो देश है उसका संविधान जो है वो आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके पहले ऐसा कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। तो हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर सीएजी का जो एक तरह से अपन कहें कि सीएजी कब से कार्य करना प्रारंभ किया, कैसी इसकी व्यवस्थाएं रही, किन के कार्यकाल में ऐसा हुआ, उन सब के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में एक बार देखें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। 1773 ईसीआई द्वारा लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का गठन किया गया। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 प्रेसिडेंसी कार्य इनको सौंपे। 3 प्रेसिडेंसी उस समय हुआ करती थी, आपने पढ़ा होगा अगर इतिहास के बारे में, तो आपने उस समय देखा होगा कि प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो 3 प्रेसिडेंसियों का कार्य इनको सौंपा गया था। आगे इनका क्या कार्य था, किस प्रकार के काम करते हैं, वो हम चर्चा आगे करेंगे। 1858 महालेखाकार कार्यालय की स्थापना की गई। जब ऐसा लगा कि अब महालेखाकार का जो काम है वो विस्तृत है, उसको एक कार्यालय की आवश्यकता महसूस हुई, तो 1858 में ऐसा किया गया। 1860 एडमंड ड्रेमंड प्रथम ऑडिटर जनरल बने। जब कार्यालय की स्थापना हुई, उस समय अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले प्रमुख कौन रहे, तो आप बताएंगे कि 1860 में एडमंड ड्रेमंड प्रथम ऑडिटर जनरल रहे। उसके बाद 1866 में इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया। इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उसके बाद 1884 में नाम फिर परिवर्तित किया गया और अब किया गया भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इनको एक वैधानिक दर्जा दे दिया गया। भारत शासन अधिनियम जब आया 1935 में, उस समय इनकी सेवा शर्तें तथा कार्यों शक्तियों का स्पष्ट विस्तार से चर्चा कर दी गई। उनका स्पष्ट कर दिया गया कि ये आपके कार्य होंगे, ये आपकी शक्तियां होंगी, इन सब के बारे में चर्चा की गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 26 जनवरी 1950, जैसा कि मैंने आपको बताया और आप जानते हैं कि हमारे भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके पहले ऐसे संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, एक प्रॉपर व्यवस्थित चीजें नहीं थी। उस समय अनुच्छेद जब हमारे भारत का संविधान लागू हुआ, तो उसमें जो आर्टिकल नंबर 148 था, उसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई, सीएजी की नियुक्ति की गई और ये संवैधानिक निकाय हो गया तब से, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन कर दिया गया, इसकी संवैधानिक व्यवस्था हो गई, तो ये संवैधानिक निकाय हो गया। अब 1958 में जम्मू कश्मीर को सीएजी के तहत लाया गया। उसके पहले जम्मू कश्मीर का जो काम था वो सीएजी के कार्यक्षेत्र से बाहर था और 1958 में जम्मू कश्मीर को सीएजी के तहत लाया गया। और अब तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारे भारत का अहम हिस्सा हो गया। आर्टिकल 370 के बारे में भी अपन बात करेंगे, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कैसे आर्टिकल 370 जानेंगे हम कि खत्म हुआ। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहरहाल आइए 1968 लेखा बोर्ड की स्थापना। लेखा बोर्ड की स्थापना देखें, लेखा बोर्ड की स्थापना में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य, एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते थे और इनकी नियुक्ति करने का काम कौन करता है, तो वो सीएजी के द्वारा की जाती है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। 1971 सीएजी कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें जो तय की जाती हैं, वो अधिनियम गठित किया गया जो इनका 1971 में, उसके तहत ऐसा किया जाता है। अधिनियम में सीएजी को केंद्र व राज्य सरकारों के लिए लेखांकन व लेखा परीक्षा के बारे में बात की गई है। इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई। 1976 सीएजी की लेखा के कार्यों से मुक्त कर दिया गया और वो भी किसके तहत किया गया, तो वो सीएजी का जो अधिनियम है 1971 में संशोधन के बाद ऐसा कर दिया गया।
अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं। परिचय, हम परिचय के बारे में बात करें कि वर्तमान में जो हमारा CAG है उसकी क्या संरचना है, क्या उसका परिचय है। वर्णन की अगर हम बात करें कि इसका वर्णन कहाँ पे है संविधान में, तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को मैंने आपको बताया कि भाग 5 का जो अध्याय 5 है उसका जो आर्टिकल है, अध्याय 5 का आर्टिकल आर्टिकल 148 से कहाँ तक, 151 तक किसका वर्णन किया गया है, CAG का वर्णन किया गया है। प्रकृति कैसी है इनकी, स्वतंत्र व संवैधानिक निकाय। आप स्वतंत्र व संवैधानिक निकाय से जानते हैं, आज से ये है कि संविधान में वर्णन है इसका किसी विशेष भाग या विशेष अनुच्छेद में, स्वतंत्र है कि इसमें किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप नहीं है, किसी भी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप नहीं है, ये एक स्वतंत्र निकाय है, ऐसा संविधान में वर्णन है इसका। इसके प्रमुख कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो इसका प्रमुख कार्य क्या है, संघ व राज्यों के वित्तीय प्रशासन की निगरानी करता है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, उनकी जो वित्तीय प्रणाली है, जो वित्तीय व्यवस्था है, उनके खर्च पर्चे है, उनकी निगरानी रहे, वो सही जगह खर्च हो, कहाँ खर्च हो रहे हैं, कैसे खर्च हो रहे हैं, इनकी जो भी निगरानी का काम होता है, देख रेख का काम होता है, वो कौन करता है, तो वो CAG करते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करते हैं, CAG के तहत वो किया जाता है। स्थापना की अगर हम बात करें तो 1858 में इनकी स्थापना हुई है। मैंने पहले अपन ने जब पृष्ठभूमि पढ़ी उसमें देखा है। वर्तमान का क्या स्वरूप है, वर्तमान में कब से कोई बदलाव नहीं हुआ, कौन सा स्वरूप वर्तमान में काम कर रहा है, तो 26 जनवरी 1950 को जो स्वरूप था हमारे CAG का, वो वर्तमान में भी वही चल रहा है, वर्तमान में भी वही फॉलो किया जा रहा है। हम मुख्यालय की अगर बात करें कि मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। प्रथम प्रमुख के बारे में हमने चर्चा कर ली कि एडवर्ड ड्रेमंड जी जो थे वो प्रमुख थे और इनका कार्यकाल कब था, तो 1860 से 1862 के आसपास का इनका समय था। प्रथम भारतीय की अगर बात करें कि प्रथम भारतीय कौन थे जो CAG बने, तो वो वी नरहरि राव जी थे जो पहले भारतीय CAG बने, CAG के प्रमुख बने, और इनका कार्यकाल जो था वो था 1948 से 1954 के आसपास का। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। वर्तमान प्रमुख की अगर हम बात करें कि वर्तमान में प्रमुख कौन है, वर्तमान में CAG का प्रमुख कौन है, तो प्रमुख जो वर्तमान में है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, और गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है वो 14वें क्रम के हैं। वो कौन से 14वें क्रम के हैं, और इनकी नियुक्ति कब हुई, इनकी नियुक्ति हुई 8 अगस्त 2020 के आसपास, 8 अगस्त 2020 को, और ये वर्तमान में कार्यरत हैं। अन्य की अगर बात करें कि अन्य कौन लोग इसमें काम करते हैं, तो विनोद राय, शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि, ये जब हम पढ़ रहे हैं तो वर्तमान में हैं। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इन करंट डाटा से आप अवगत रहें, और आप एग्ज़ाम में इसलिए आपसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इनमें बदलाव होता रहता है, इनमें कार्यकाल जैसे ही पूर्ण होता है नए लोग आते हैं, इसलिए आप इनसे वाकिफ रहें। अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। अब तक कोई महिला प्रमुख नहीं रही, CAG अब तक कोई महिला नहीं रही, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 में डॉक्टर अंबेडकर का एक कथन था, उन्होंने ये कहा कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत एक सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, इसके समान और कोई अधिकारी नहीं होगा, ये लोक वित्त का संरक्षण करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था साबित होगी। और बहुत सारी संस्थाओं को उन्होंने तुलना की, चाहे उच्च न्यायालय की बात करें हम, चाहे न्यायालय की बात करें, इन सब के बारे में उन्होंने कहा, और उनका कथन ये था, अगर हम कोट करें तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा, अर्थात अलग होगा, महत्वपूर्ण होगा, उनका ऐसा
कहना था। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसकी संवैधानिक व्यवस्था क्या है, कहाँ संविधान में इसका कैसे वर्णन किया गया है, किस आर्टिकल में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, मैंने आपको बताया कि भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 तक में किसकी बात की गई है, संघ की बात की गई है। और संघ में इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। इनका जो चैप्टर 5 है उसमें 148 से 151 में CAG के बारे में चर्चा की गई है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा की गई है। अब हम अनुच्छेद 148 के बारे में देखते हैं। 148 क्या कहता है? 148 कहता है CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तें। इनके बारे में कौन बात करता है? तो इनके बारे में बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 1 क्या कहता है कि भारत का एक CAG होगा। ये एक सदस्यीय निकाय है, आप याद रखें। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि CAG निम्नलिखित में से कैसा निकाय है, 1 सदस्यीय, 2 सदस्यीय, 3 सदस्यीय या चौथे में कोई अलग ऑप्शन दे दिए, तो आप याद रखें जो CAG है भारत का वो 1 सदस्यीय निकाय है। तो भारत में CAG की बात कौन करता है? तो वो अनुच्छेद 148 एक बात करता है। अब अगर CAG होगा तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति जी उसको नियुक्त करते हैं, लेकिन आप याद रखें ये राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत तक कार्य नहीं करते। इनका जो अधिनियम है 1971 उसके तहत ये 6 वर्ष या 65 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। नियुक्त जरूर राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते। बहरहाल वो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हटाने की प्रक्रिया। हटाने की अगर कार्यकाल के दौरान ही, कार्यकाल के बीच में ही इनके हटाने की आवश्यकता महसूस हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो अपन देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, उसी के बाद हटा सकते हैं। ऐसा सेम प्रक्रिया इनके हटाने के लिए भी जरूरी होगी। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 148(2) क्या कहता है। 148(2) कहता है कि शपथ होगी, क्योंकि अगर कोई अध्यक्ष बन रहा है, कोई प्रमुख बन रहा है तो वो शपथ लेगा। तो CAG जो शपथ लेते हैं वो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति के द्वारा शपथ इनको दिलाई जाती है। तो तीसरी अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति जी इनको शपथ दिलाएंगे। और अनुच्छेद 148(3) कहता है कि वेतन व सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होंगी। कहाँ निर्धारित होंगी? तो संसद निर्धारित करेगा कि इनकी वेतन और सेवा शर्तें क्या होंगी। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अलाभकारी परिवर्तन से आशय आप जानते हैं कि जब भी किसी की नियुक्ति हो रही है, जब भी प्रमुख CAG के प्रमुख की नियुक्ति हो रही है, उस समय चाहे वेतन भत्ते की बात हो, चाहे अन्य सेवाओं की बात हो, जो उस समय तय की गई थी वही रहेंगी, उसमें कमी नहीं की जा सकती, वृद्धि हो सकती। अलाभकारी मतलब हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, सेवा में कमी नहीं की जा सकती, ऐसे ही बात करता है। संसद महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 मैंने आपको बताया, उसमें वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। जो अधिनियम है, कौन सा अधिनियम? महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971, उसमें ये कहा गया है कि इनका जो वेतन होगा, जो CAG का वेतन होगा वो कैसा होगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है वही वेतन इनका होगा। और अभी वर्तमान में जहाँ तक मुझे याद है 2.5 लाख किनकी
2.5 लाख वेतन है किसका, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, और उसी के समान इनको ही वेतन दिया जाता है। तो सीएजी का वेतन कितना है, 2.5 लाख। आइए हम आगे बढ़ें और देखते हैं। अनुच्छेद 148(4) कहता है कि सेवानिवृत्ति के बाद भारत व राज्य सरकार के अधीन ये कोई भी पद धारण नहीं करेंगे। जो सीएजी होंगे वो भारत सरकार के अंतर्गत या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी पद के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। अनुच्छेद 148(5) कहता है कि सीएजी का प्रशासन जो है, सीएजी का प्रशासन और नियम सीएजी की सलाह से कौन तय करता है, राष्ट्रपति जी तय करते हैं। ऐसी प्रक्रिया की बात की गई। अब अनुच्छेद 148(6) सीएजी का वेतन व व्यय, जो सीएजी में वेतन, चाहे सीएजी की वेतन भत्ते की बात करें या अन्य खर्चों की बात करें, तो वो कैसे तय होगा, कहाँ से दिया जाएगा, तो वो संचित निधि पर भारित होगा। और कहाँ की संचित निधि पर, तो भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होता है। और संचित निधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया। पदावधि के बारे में हमने बात करी कि इनका जो पदावधि है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। चाहे कार्यकाल 6 वर्ष का पहले हो जाए और चाहे आयु उम्र 65 वर्ष पहले हो जाए, जो भी पहले होगा तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। वेतन के बारे में हमने बात करी ही कि जो अधिनियम है महालेखाकार का 1971 का, उसमें ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन दिया जाएगा वही वेतन सीएजी का होगा। और मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख वर्तमान में इनके वेतन है। त्यागपत्र की अगर बात आए, इनको लगे कि हमको त्यागपत्र देना है, तो वो त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति जी को दे सकते हैं। और इसकी भी बात कहाँ की गई है, तो महालेखाकार अधिनियम 1971 में ऐसा कहा गया है। अब हम अनुच्छेद 149 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने 148 के सभी सब आर्टिकल, चाहे 1, 2, 3, 4, सब 5 तक हमने सब विस्तार से देखा। अब हम अनुच्छेद 149 के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार 149 क्या कहता है सीएजी के बारे में। तो सीएजी के कर्तव्य व शक्तियां, सीएजी के कर्तव्य व शक्तियां क्या होंगी, तो ये संसद निर्धारित करेगी, संसद द्वारा निर्धारित होंगे। और ये संसदीय अधिनियम जो है 1971, उसके तहत ऐसा किया जाएगा, ऐसी बात की गई। अनुच्छेद 150 में यह कहा गया है कि संघ और राज्यों हेतु प्रारूप, संघ और राज्यों हेतु एक प्रारूप होगा और वो सीएजी की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा। सीएजी सलाह देंगे राष्ट्रपति जी को और तब एक प्रारूप तय होगा, चाहे वो संघ के लिए हो या राज्य के लिए हो। अब अनुच्छेद 151 जो सीएजी का है वो क्या कहता है, तो सीएजी की रिपोर्ट का जो प्रतिवेदन है उसके बारे में बात करता है। तो सीएजी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के वित्तीय जो प्रबंधन है, वित्तीय प्रबंधन का काम, वित्तीय संरक्षक का काम करता है। तो ये रिपोर्ट किसको देगा, अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा, तो ये वार्षिक रिपोर्ट अपनी जो केंद्र की है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति जी को देते हैं और राष्ट्रपति जी उसे समय समय पर संसद के सम्मुख रखवाते हैं। प्रतिवर्ष ऐसा किया जाता है। और जो राज्य की रिपोर्ट होगी वो ये राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल जी राज्य की जो विधानमंडल है, विधानसभा है, कई जगह विधान परिषद है, लेकिन विधानमंडल जो कि दोनों से बनता है, चाहे वो विधान परिषद हो या विधान सभा हो, वहां प्रस्तुत कराएंगे कौन, राज्यपाल। तो ये जो अपनी रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट, वो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति जी को और राज्य स्तर पर राज्यपाल को देते हैं और वो प्रतिवर्ष अपने अपने पटल पर संसद और विधानमंडल में रखवाते हैं। सीएजी की स्वायत्तता, सीएजी की स्वायत्तता, इनकी स्वायत्तता कहाँ तक है, इनकी क्या स्वायत्तता है, इनकी क्या स्वतंत्रताएं हैं, उनके बारे में हम देखें तो अनुच्छेद 148(1) के तहत ही ये
आप जानते हैं कि कहा गया है कि सीएजी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, सीएजी अधिनियम 1971 के अनुसार जो इनका कार्यकाल तय किया गया है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। पॉइंट नंबर 3, अनुच्छेद 148(1) के अनुसार ये है कि सीएजी को राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान, अर्थात जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो प्रक्रिया होती है उसी को अपनाया जाएगा। अनुच्छेद 148(3) कहता है कि सीएजी का वेतन अन्य सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। इसके बारे में हमने चर्चा करी है। अब जो अनुच्छेद 148(4) है वो कहता है कि सीएजी अगर एक बार सीएजी के पद से सेवानिवृत्त होने पर या इस्तीफा देने पर वो किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई पद धारण नहीं करेगा, उसकी योग्यता नहीं रखता, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है वो। अब हम देखें अनुच्छेद 148(5), लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें कौन तय करेगा? राष्ट्रपति द्वारा उससे परामर्श के बाद निर्धारित की जाएंगी। सीएजी के परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाएंगी। पॉइंट नंबर 7, अनुच्छेद 148 का जो सब आर्टिकल 6 है वो ये कहता है कि सीएजी के व्यय, जो हमने इसके व्यय के बारे में बात करी वो कहाँ है, तो वो भारत की संचित निधि पर भारित होगा। वहीं से इनका खर्चा जो भी हो, चाहे वेतन भत्ते हों या अन्य खर्चे हों, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीएजी की कार्य व शक्तियाँ। सीएजी की कार्य व शक्तियाँ क्या हैं, क्या काम करता है सीएजी और इसकी कहाँ तक शक्तियाँ हैं, इनकी क्या सीमाएं हैं, शक्ति कहाँ ख़त्म होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कितनी पावर रखता है ये सीएजी उसके बारे में देखेंगे। हालांकि सीएजी की पावर बहुत होती। भारत व राज्य की संचित निधि, चाहे भारत हो या किसी, भारत मतलब केंद्र के स्तर पर हो चाहे राज्य के स्तर पर हो, उनकी संचित निधि, उनकी आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों के परीक्षण का काम कौन करता है? सीएजी करता है। सरकारी कंपनी व केंद्रीय या राज्य द्वारा पोषित, सरकारी कंपनी हो या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा पोषित हो, उनको भी परीक्षण का काम, उन संस्थानों के भी परीक्षण का काम कौन करता है? तो सीएजी करता है। अब पॉइंट नंबर 6 देखें साथियों। अनुच्छेद 279 ये कहता है कि शुद्ध आय की गणना सीएजी द्वारा प्रमाणित की जाती है। सीएजी ही बताएगा कि क्या बचत रही, क्या खर्चा हुआ। पॉइंट नंबर 4, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के खातों के परीक्षण का काम कौन कर सकता है? किसको ये शक्ति है? तो वो सीएजी को है, वो इसकी ऑडिट कर सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर किसी या अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट भी कौन कर सकता है? तो ऐसा करने का काम भी सीएजी को है। और अगर एग्जाम्पल दें कि ऐसा कब जरूरत पड़ती है, तो स्थानीय निकायों के स्तर पर ऐसा होता है। स्थानीय निकायों के स्तर पर वर्तमान में ऐसा नहीं है, वो हम आगे चर्चा करेंगे कि कब से ऐसी प्रक्रिया हुई। आइए देखते हैं अनुच्छेद 150, केंद्र और राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में सलाह कौन देगा? राष्ट्रपति जी देंगे। इसके बारे में हमने चर्चा करी है। अनुच्छेद 151, केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। सीएजी ऐसा कार्य करता है, वो ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 151 ये कहता है कि राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट, जो राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट है उसको राज्यपाल को सौंपता है। और राज्यपाल कहाँ रखवाते हैं? तो विधानमंडल में, अपने विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं।
पॉइंट नंबर 9 ये कहता है कि संसद के लोक लेखा समिति के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ आ गया संसद की लोक लेखा समिति, तो हम थोड़ा शॉर्ट में लोक लेखा समिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर हम जब संविधान के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे कि आखिर लोक लेखा समिति होती क्या है। लोक लेखा समिति का भी काम इसी तरह है कि वो लोक वित्त के बारे में परिरक्षण करने का काम, ऑडिट करने का काम करती है। लोक लेखा समिति जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वो लोकसभा से होते हैं, और 7 जो होते हैं वो जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के सभापति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस तरह कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति को। और लोक लेखा समिति के जो सलाहकार के रूप में कार्य करता है वो सीएजी करता है। एक तरह से गाइड करने का काम लोक लेखा समिति के साथ होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि सीएजी से संबंधित कौन सी समिति है, तो लोक लेखा समिति है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। 22 कुल मिला की संख्या होती है। पूछ लेता है कि किस सदन से, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ये सब फैक्चुअल चीज़ें थी जिनके बारे में हमने चर्चा करी। बहरहाल हम यहाँ सीएजी पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि संसद के लोक लेखा समिति के सलाहकार के रूप में कार्य करता है कौन, सीएजी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का जो पीएससी है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रशासनिक एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हम बेसिक फैक्ट चर्चा करें, बेसिक फैक्ट के बारे में हम जानें। तो स्थापना की अगर बात करें, स्थापना की बात करें तो मई 1985 में इसकी स्थापना हुई। आधार क्या रहा, स्थापना का आधार क्या रहा, तो अनुच्छेद 149 एवं भारत के सीएजी कर्तव्य, सेवा, शर्तें, शक्तियां का जो अधिनियम है 1971 का, उसकी धारा 10 के तहत, उसकी धारा 10 के तहत इनको ये आधार प्राप्त हुआ। किसके लिए, मध्य प्रदेश महालेखाकार स्थापना के लिए। और स्थापना मैंने आपको बताई कि 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की अगर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय ग्वालियर में है, और जो इसका कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय अगर कहें तो वो भोपाल में है। और जो नोडल निकाय है, जो नोडल निकाय है जिनके देखरेख में ये काम करता है, तो वो कौन है, तो सीएजी है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और जो इसका मुख्य कार्य है, अगर महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बात करें कि ये क्या काम करता है, तो राज्य सरकार की व्यय एवं प्राप्तियों के मासिक लेखाओं का संकलन करता है, मासिक लेखाओं के बारे में देखता है और फिर उसकी रिपोर्टिंग करता है सीएजी को। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है कि सीएजी संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन भाग ले सकता है। सीएजी, भारत के सीएजी के पास ये शक्ति है, हालांकि वो संसद का सदस्य नहीं है, ना ही वो लोकसभा का सदस्य है, ना ही राज्यसभा का, लेकिन कार्रवाई में भाग ले सकता है। सीएजी के वेतन और भत्ते मैंने आपको बताया, इसके बारे में चर्चा करी है कि भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। पॉइंट नंबर 3, सीएजी द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई की जो अंतिम जिम्मेदारी है, सीएजी की द्वारा की गई जो टिप्पणियां हैं उनमें अंतिम कार्रवाई का अगर किसी को अधिकार है तो वो किसको है, तो वो संसद को दी गई है, संसद ऐसा कर सकता है। सीएजी लोक लेखा समिति के बैठक में भाग ले सकता है। लोक लेखा समिति की कभी बैठक होती है तो उसमें सीएजी भाग ले सकता है। लेखा और लेखा परीक्षक अधिनियम 2017 के अनुसार क्या हुआ है कि सीएजी स्थानीय निकायों का परीक्षण नहीं करते, ऐसी बात की गई। तो साथियों, आज हमने विस्तार से पढ़ा, समझा कि सीएजी क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की क्या संवैधानिक प्रक्रिया है, क्या उसके कार्य हैं, क्या उसकी स्थिति है वर्तमान में, क्या संरचना है, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत लाभ अपनी तैयारी में मिला होगा। आप कंपटीशन कम्युनिटी की टीम के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते चलें। संघर्ष ही सफलता की एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आप संघर्ष करते रहें, मेहनत के साथ तैयारी करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।